अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू ड्रग को जो कि है एम्फेटामीन। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एपिनेफ्रीन को, और ये दोनों की दोनों ड्रग्स आपके सिंपैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग्स के अंदर आती हैं। आपकी बुक के अंदर क्लासिफिकेशन में 3 ड्रग्स मेंशन हैं, लेकिन जब उन्होंने डिस्कशन की है या ड्रग को डिटेल में डिस्कस किया है तो सिर्फ 2 ड्रग्स को आपकी बुक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक आपकी एपिनेफ्रीन है और दूसरी आपकी एम्फेटामीन है। सो हम भी 2 ड्रग्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं उसके अलावा कोई भी ड्रग आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एम्फेटामीन की जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो आपकी एम्फेटामीन है वो एक इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग है। ठीक है जी, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज़ एन इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग। दूसरे अल्फाज में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एम्फेटामीन इज़ पैरासिम्पैथोमिमेटिक, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ही फॉलो करती है, तो इसको आप पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी कहते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि एक लफ्ज़ होता है कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन हम उन 2 मेडिसिन को कहते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, अगर आप इनको मिलाकर कहेंगे तो इसको आप कैटिकोलामीन्स कहते हैं। एक होता है नॉन कैटिकोलामीन। एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन के अलावा बाकी जो ड्रग होती हैं इसको आप नॉन कैटिकोलामीन कहते हैं। एम्फेटामीन को दूसरे अल्फाज में आप नॉन कैटिकोलामीन्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको लिख सकते हैं कि एम्फेटामीन इज़, अब इसको आप कैटिकोलामीन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो ये एपिनेफ्रीन है ना ही नॉन एपिनेफ्रीन है, इसलिए ये कैटिकोलामीन नहीं है, बल्कि इसको आप नॉन कैटिकोलामीन कहते हैं। इज़ आ नॉन कैटिकोलामिनर्जिक सिंपैथेटिक अमीन, कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है और इसकी नेचर ये है कि ये अमीनिक नेचर की होती है, इसलिए आप इसको सिंपैथेटिक अमीन भी कहते हैं। और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, एंड हैव सिमिलर इफ़ेक्ट्स लाइक कोकेन। कोकेन और एम्फेटामीन आपकी 2 ऐसी ड्रग हैं जो कि एक ही तरह से आती हैं। दोनों ड्रग्स इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड एगोनिस्ट ड्रग हैं, दोनों ड्रग्स पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स हैं और दोनों ड्रग्स नॉन कैटिकोलामीन है। एम्फेटामीन पे नोट आ जाए या कैटिकोलामीन पे नोट आ जाए तो यही लेक्चर आप उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम मूव करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। पहला हमारा जो पहली हेडिंग होती है वो होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। एपिनेफ्रीन के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि एपिनेफ्रीन जो है इसको आप जो है वो आप इसको ओरली नहीं दे सकते। इसको आप जो है वो, क्योंकि जीआईटी से ख़राब हो जाती है, आप इसको आईवी भी नहीं दे सकते। इसको आप जो है वो या तो सबकुटेनियस देते हैं, या आप मसल्स के अंदर लगाते हैं, या आप टॉपिकली अप्लाई करते हैं। जबकि क्योंकि वो कैटिकोलामीन्स आती हैं, जबकि जो नॉन कैटिकोलामीन्स होती हैं इनको आप ओरली दे सकते हैं, ये जीआईटी से अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैटिकोलामीन्स और नॉन कैटिकोलामीन्स का, कि कैटिकोलामीन्स को आप ओरली नहीं दे सकते जबकि नॉन कैटिकोलामीन्स को आप ओरली दे सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि दिस ड्रग व्हेन गिवन ओरली, जब आप इसको ओरली देते हैं, is completely absorbed from GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का कोई भी एंजाइम इसको ख़राब नहीं करता। दिस ड्रग इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड
in body. This drug is metabolized by liver. इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत सिंपल है, जैसे कि आप नॉर्मली ड्रग्स की लिखते हैं, मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर एंड दिस ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द यूरिन. यूरिन से ये आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है. सो ये हो गई फार्माकोकाइनेटिक्स आपके एम्फेटामीन की, जिसको आप नॉन कैटेकोलामीन्स भी कहते हैं. उसके बाद आ जाता है जनाब फार्माकोडायनामिक्स. फार्माकोडायनामिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग में अगर आप देखें तो जो आपकी एम्फेटामीन है ये क्या काम करती है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ एन इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग, एज दिस इज़ एन indirect acting sympathetic agonist drug and acts on both अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर. ये आपकी बॉडी के अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, जैसे कि आपका एपिनेफ्रीन कर रही थी. ठीक है जी, लेकिन ये एपिनेफ्रीन की तरह जाके डायरेक्ट इन रिसेप्टर से बाइंड करके इनको एक्टिवेट नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, इसका एक्शन ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे चलो पहले हम लिख लेते हैं कि एम्फेटामीन इनहिबिट्स, ये एक एंजाइम जिसका नाम होता है माओ, इनहिबिट्स माओ, जिसका नाम है मोनो अमीन ऑक्सीडेज. ये उस एंजाइम को इनहिबिट करती है. एज अ रिज़ल्ट देयर इज़ इंक्रीज कैटेकोलामीन्स लेवल. कैटेकोलामीन्स क्या है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, उनका लेवल इन द बॉडी बढ़ जाता है. एंड सिंपैथेटिक एक्टिवेशंस अकर. ये है जनाब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आपकी एम्फेटामीन का. अब इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये आपकी सपोज़ करें एपिनेफ्रीन है और नॉर एपिनेफ्रीन है, जिसको आप कैटेकोलामीन भी कहते हैं. यहाँ पे आपका एक एंजाइम मौजूद है जिसे आप कहते हैं माओ एंजाइम. माओ एंजाइम क्या काम करता है, माओ एंजाइम आपकी एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है. ये आपकी एम्फेटामीन ड्रग क्या करती है, एम्फेटामीन ड्रग जो है ये आपकी माओ एंजाइम को तोड़ती है, रोकती है. लिहाजा जब माओ एंजाइम टूट जाता है तो माओ एंजाइम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की. एज अ रिज़ल्ट आपका एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है. फिर यही एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जाके बाइंड करती हैं विद अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स के साथ. और जब ये अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सारे के सारे काम शुरू हो जाते हैं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी के अंदर होने होते हैं. सो पेपर के अंदर आप ये लिखेंगे, ये आपके अपने अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपकी ये जो आपकी एम्फेटामीन है ये एंजाइम को रोकती है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग कहते हैं कि यानी ये डायरेक्ट जाके रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रही, बल्कि ये बीच में इनडायरेक्ट तरीके से रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराती है, एंजाइम को रोकती है. एंजाइम को रोकने की वजह से एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन का लेवल बढ़ जाता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है.
उसके बाद आ जाता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या एक्शंस जो हैं वो एम्फेटामीन सरंजाम देती है। सो इसमें आ जाता है एक्शंस ऑन द बॉडी, एक्शंस ऑन द बॉडी। एम्फेटामीन और एपिनेफ्रीन में डिफरेंस ये है कि एपिनेफ्रीन बॉडी के तकरीबन तमाम ऑर्गन्स के ऊपर जाके काम कर रही थी, जैसे कि किडनी के ऊपर, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर जाके एपिनेफ्रीन काम करती है। जबकि जो आपकी एम्फेटामीन है ये ज़्यादातर पावरफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इसके सीएनएस के ऊपर आते हैं। लिहाजा अगर किसी को दिमाग से रिलेटेड कोई मसला है तो हम ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम ऑर्गन्स के ऊपर इसके इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं होते, इसलिए हम थेराप्यूटिकली इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। सो एक्शन में हम लिख सकते हैं कि एम्फेटामीन हैज़ मोर पावरफुल इफ़ेक्ट ऑन द सीएनएस। एम्फेटामीन के जो ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, एम्फेटामीन हैज़ मोर पावरफुल इफ़ेक्ट्स ऑन CNS as compared to other body organ, as compared to other body ऑर्गन्स, यानी कि बॉडी के बाकी ऑर्गन्स की निस्बत, ग्लैंड्स की निस्बत, सलाइवा ग्लैंड हो गए, मसल्स हो गए, इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है जी। किसी हद तक ये आपके सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। इट आल्सो एक्टिवेट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि ये कहाँ इफ़ेक्ट करती है, लिख सकते हैं इसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी होता है। और आपको पता है कि क्योंकि ये एगोनिस्ट ड्रग है, और एगोनिस्ट ड्रग जब एक्टिवेट होती हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, जिसको आप कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है और आपका हार्ट रेट भी हाई हो जाता है। सो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट कम है, तो उसको भी आप ये दवाई लगा सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर जो दवाई है वो आपकी एपिनेफ्रीन आती है। जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है वो इसका इफ़ेक्ट होता है सीएनएस के ऊपर, यानी कि दिमाग के ऊपर ये ज़्यादा काम करती है। सो सीएनएस के ऊपर क्या काम करती है, क्योंकि ये आपकी एगोनिस्ट ड्रग है और आपको पता है कि जो भी आपकी एगोनिस्ट, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट ड्रग होती हैं वो आपको एक्टिवेट रखती हैं, आपको फ़ाइट और फ्लाइट मोड में रखती हैं। इसलिए इसको हम सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। इट एक्टिवेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आ जाते हैं यूजेस के ऊपर कि आप इस दवाई को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो दिमाग के ऊपर ही है कि इसे यूज़ करते हैं। पहला यूज़, टू ट्रीट ADHD। ये क्या डिज़ीज़ है, इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD आपकी एक ऐसी, डेफिसिट मीन कमी हो जाना, ठीक है। सो ऐसी बीमारी जिसमें कोई भी बच्चा या कोई भी यंग पर्सन किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा होता, उसे नींद बहुत ज़्यादा आती है। जैसे ही वो किसी काम में तवज्जो देने की कोशिश करता है, चाहे जैसे कि आप पढ़ाई को ले लें, आप जैसे ही बुक खोलते हैं आपको नींद आना शुरू हो जाती है। या आप किसी भी काम को सरअंजाम देना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको नींद आना शुरू हो जाती है, आपकी अटेंशन आपके काम के ऊपर फोकस्ड नहीं रहती। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आपका दिमाग जो है वो थका हुआ होता है। उस मसले को हल करने के लिए आप ये दवाई पेशेंट को दे सकते हैं। जब आप पेशेंट को एम्फेटामीन देते हैं तो उसका अटेंशन जो है, उसकी अटेंशन
अपने काम की तरफ ज़्यादा हो जाती है, उसका दिमाग क्योंकि एक्टिवेट होता है। हमने पढ़ा है कि ये दवाई आपके दिमाग को एक्टिवेट करती है। जब आपका दिमाग एक्टिवेट होता है तो आपको नींद नहीं आती, और जब आपको नींद नहीं आती तो आप फोकस्ड होकर अपना काम सर अंजाम देते हैं, चाहे आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, या आप कोई भी काम सर अंजाम दे रहे हैं, उस पर आपका फोकस, आपकी अटेंशन ज़्यादा होती है। इसलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं ADHD की ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि अगर किसी को नींद जो है वो फोकस नहीं है, कोई बच्चा या कोई भी एडल्ट, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्फेटामीन, इसमें लिखा भी हुआ है कि कुछ यंग चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो कि किसी भी एक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं होते, ना पढ़ने के ऊपर, खेलने के ऊपर, थोड़ी देर बाद वो थक जाते हैं, उनमें थकावट हो जाती है, उनमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो उन तमाम मसलों को हल करने के लिए आप एम्फेटामीन दे सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि एम्फेटामीन इम्प्रूव अटेंशन। जब आप ये दवाई देते हैं तो पेशेंट जो है वो फोकस्ड होकर अपना काम सरअंजाम दे सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो ये है कि एम्फेटामीन इज़ यूज्ड टू ट्रीट नार्कोलेप्सी। अब नार्कोलेप्सी क्या है? ये एक टर्म है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा नींद आना। ये आपसे पूछी जाती है कि नार्कोलेप्सी का मतलब क्या होता है। बहुत ज़्यादा नींद का आना, जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है उसे हम कहते हैं कि इसको नार्कोलेप्सी हुई हुई है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो और उसको आपने एक्टिवेट रखना हो तो आप एम्फेटामीन दे सकते हैं, क्योंकि ये आपको सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आप फ्लाइट या फाइट मोड के अंदर होते हैं, आप एक्टिव होते हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नार्कोलेप्सी की ट्रीटमेंट के अंदर। ये टर्म आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, बाकी बॉडी के ऑर्गन के ऊपर हमने बता दिया है कि इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सलाइवा के ऊपर या आपकी किडनी के ऊपर या आपकी आइज़ के ऊपर ये ज़्यादा काम नहीं करती। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर है। यही वजह है कि हम इसको इस्तेमाल भी इसी मसले के लिए करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? क्योंकि ये दवाई जो है वो मोस्टली आपके दिल के मसाइल या दिमाग के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है, लिहाजा इसके एडवर्स रिएक्शन भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर होते हैं। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप कह सकते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से मुराद होती है कि ब्लड प्रेशर का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, इसका हाइपरटेंशन हो सकती है। आपको ट्रैकीकार्डिया हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है जी। इसके अलावा आपको सर में दर्द हो सकता है, आप मुसलसल जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप अटेंशन से काम कर रहे हैं तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको थकावट भी हो सकती है काफ़ी देर के बाद। ठीक है। और इसके अलावा नॉर्मली नोज़िया, वॉमिटिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें आ सकती हैं। कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा आप कह सकते हैं, अच्छा, दो टर्म्स होती हैं। एक टर्म आपसे होती है इंसोम्निया, दूसरी टर्म होती है नार्कोलेप्सी। ये पूछी जाती हैं आपसे वाइवा में कि इसका में क्या फ़र्क है। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, और नार्कोलेप्सी का मतलब होता है बहुत नींद आना। ठीक है। ये दो टर्म्स हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, ये भी आपने याद रख लेनी है। इसके अलावा ट्रैकीकार्डिया क्या होता है ये भी याद रखना होता है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट का कम हो जाना। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वाइवा के अंदर एज अ टर्मिनोलॉजी। दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ये है कि इससे आपको एडिक्शन हो जाती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये है एक और है कि इससे आपकी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस क्या होती है कि जब आप लंबे अरसे के लिए एम्फेटामीन इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी बॉडी में एम्फेटामीन काम नहीं करता। इसको आप कहते हैं टॉलरेंस डेवलप हो जाना। कोई भी दवाई जब आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो वो दवाई एक ख़ास टाइम के बाद अपना काम करना छोड़ देती है। उस दवाई को आप कहते हैं कि आपकी बॉडी में उस दवाई के लिए टॉलरेंस डेवलप हो गई है। यानी कि अगर आप 25 mg दवाई थी, यहाँ लिख लेते हैं कि 25 mg की एक टैबलेट है, आप इसको डेली खाते हैं दिन में एक दफ़ा, और आपने इसको 1 साल तक खाई है,
तो 1 साल गुजरने के बाद ये 25 mg की दवाई आपके ऊपर डू नॉट वर्क नहीं करेगी आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि आप रेगुलर खा रहे हैं। यानी 25 mg अगर आप एम्फेटामिन ले रहे थे तो 1 साल के बाद ये 25 mg आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं करेगी। ये 25 mg अगर आप खाएंगे भी तो भी आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, तो भी आप जो है आपकी अटेंशन इम्प्रूव नहीं होगी। वजह क्या होगी? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है, उस दवाई के लिए बर्दाश्त डेवलप हो जाएगी। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका इलाज क्या है कि आपको दवाई की डोज 25 mg से बढ़ाकर 30 mg करनी पड़ेगी। जब आप 30 mg इस्तेमाल करेंगे तब आपका ये वाला मसला सॉल्व होगा। फिर जब आप 30 mg दवाई डेली खाएंगे, एक साल के लिए खाएंगे, तो फिर वो 30 mg दवाई आप में टॉलरेंस डेवलप कर देगी। इसे आप कहते हैं टॉलरेंस का डेवलप होना। यानी लंबे अरसे के लिए जब आप सेम डोज लंबे अरसे के लिए खाते हैं तो एक वक्त के बाद वो दवाई आप पे काम नहीं करती। फिर इलाज ये होता है कि अब आप 30 से इसकी डोज जो है वो 40 mg करेंगे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। तो कभी भी ये दवाई आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कभी भी ये नहीं करना कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं जो है वो एम्फेटामिन खाना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं करना। इससे आपकी बॉडी में नुकसानात होंगे और आपका मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है। जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की रिकमेंडेशन से इस्तेमाल करें, ठीक है जी। यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपका हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।